को कमांड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलस में जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं या आप एलसीडी वगैरह कोई भी चैप्टर करते हैं तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बहुत ज्यादा वेटेज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जानने के लिए पहले देखिए आपको दो चीज समझने की जरूरत है। एक तो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी जो हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, जो मैं आपको पिछली क्लास में 11th क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी रेशियोज आइडेंटिटीज हैं उनके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, अलाइड एंगल्स याद होने चाहिए, जो 6 बेसिक रेशियोज जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन एक्स कॉस एक्स, इन सब का ग्राफ याद होना चाहिए, उनका जो डोमेन है, इनपुट है, उनका आउटपुट है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड डेफिनेशन जो है ये फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कमांड कर सकते हैं। अब ये जानिए कि आप सबसे पहले फंक्शन क्या होता है। देखिए ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ये, इस इंस्ट्रूमेंट को वर्क करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ले लिया, ये मैंने कोई भी मशीन आपने ले ली तो ऑब्वियसली ये मशीन तभी फंक्शन करेगी जब आप इसको कोई इनपुट प्रोवाइड करेंगे। एंड मैथ्स की लैंग्वेज में हम इस इनपुट को डिनोट करते हैं एक्स से, विच इज कॉल्ड द डोमेन। तो जितनी भी एक्स की वैल्यूज हम लेते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। फिर फंक्शन करने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट आपको कोई आउटपुट प्रोवाइड करेगा जिसके लिए आपने इसको डिजाइन किया, उसको हम बोलते हैं y एंड विच इज कॉल्ड द रेंज। इस तरह से मुझे यहाँ पे जो फंक्शन मिलेगा दिस इज y इक्वल्स टू f ऑफ x, यानी y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन क्या है ये समझिए, इसकी डेफिनेशन समझिए, आप इस वेन डायग्राम से समझिए। यदि आपने कोई भी फंक्शन डिफाइन किया, ये फंक्शन आपने डिफाइन किया फ्रॉम x टू y, ये x टू y आपने फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ एलिमेंट्स ले लें, सपोज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लें आप, u, v, w, जो भी है नाम देना चाहे तो नाम दे दें आप, u, v, w, x, y एंड सो ऑन। अब देखिए क्या है फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, कब कोई भी आपका जो डेटा है या कोई भी आप फंक्शन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो समझिए। तो फंक्शन में दो चीज ध्यान रखनी, एक तो इस एलिमेंट का, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, सेट है। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो फंक्शन रिलेशन का एक स्पेशल केस है। रिलेशन कहाँ से डिफाइन करते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से आता है आपका, सेट से। तो बेसिकली जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होते हैं, उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स। सेट से हम लोग फिर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जो कार्टेशियन a क्रॉस b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम वहां से रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी नंबर का किसी दूसरे नंबर के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो रिलेशन का जो ये है ये स्पेशल केस है ना, डिफाइन फ्रॉम द x टू y। तो अगर आपने देखे किसी फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया फ्रॉम a टू b, तो a क्या है, सेट है, b कौन सा है, ये दूसरा नॉन एम्प्टी सेट्स है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो होने चाहिए। एंड सेट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। मतलब हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री को जाने बिना आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कमांड नहीं कर सकते। जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें बहुत कम दे रखा है, और जैसे आप कोई और बुक्स वगैरह आर.डी. शर्मा वगैरह उठाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा दे रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन ज्यादा बोर्ड क्लास में थोड़ा भी एग्जाम में थोड़ा भी मॉडिफाई कर दिया तो आप उस लेवल का क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। इसलिए ये हम लोग बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में अभी हम कोई भी बात नहीं कर रहे, अभी हम थोड़ा सा फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि बेसिकली फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है, ये एक कोई फंक्शन हमने ले लिया f विच इज डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट a टू द नॉन एम्प्टी सेट b इन सच ए वे कि इसका हर एलिमेंट जो है ये कौन है, ये यहाँ से, ये जो x है, ये x मैंने कहाँ से उठाया, a से, और y मैंने कहाँ से लिया, दिस इज बिलोंग्स टू द सेट b। तो यहाँ से जो भी है इसका हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए इस y से, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूटेगा नहीं। यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस x या फिर सेट a शुड बी कनेक्टेड टू द यूनिक एलिमेंट। यानी देखिए फंक्शन जो है, फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट A, है ना, डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी लिख लो भाई, है ना, नल सेट नहीं लेना, नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B in such a way that each
एवरी, अंडरलाइन दिस वर्ड, ईच एंड एवरी का मतलब है इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। कहने का क्या मतलब है, एक तो यहां से कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। देखिए यहां पे जो लिखा रहता है ना, इसको हम बोलते हैं, इसको तो हम बोलते हैं प्री इमेजेस, इसको हम बोलते हैं इमेज। यहां पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। ये डोमेन का पार्ट है और इसको तो हम बोलते हैं डोमेन। इस ए में जो भी एलिमेंट्स उठाए जाएंगे वो कौन है, डोमेन। और बी क्या है, बी रेंज नहीं है, बी कौन कहलाता है, कोडोमेन। एंड द रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बातें आप फंक्शन के बारे में ध्यान रखें। तो देखिए क्या होता है, इसका हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए इसके यूनिक एलिमेंट से। यहाँ पे मैंने दो चीजें आपको लिखाई है, एक तो ईच एंड एवरी एंड द यूनिक एलिमेंट। तो जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स, मैंने 4 एलिमेंट्स कंसीडर किए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो ये चारों के चारों एलिमेंट्स इसके यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए, है ना। यूनिक मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होना चाहिए, है ना। मतलब यहां से देखिए ऐसा नहीं बनना चाहिए। ये सपोज ए की एलिमेंट है लेकिन वाई की 2 वैल्यू दे रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन इधर ऐसा जरूर हो सकता है, यहाँ ए की वाई है लेकिन यहाँ पे 2 प्री इमेजेस हैं, ऐसा हो सकता है। उस केस में इसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, वो हम बाद में पढ़ते हैं, है ना। ये फंक्शन में डिटेल में पढ़ाया जाता है, यहाँ तो जस्ट हम एलिमेंट्री पार्ट पढ़ रहे हैं कि बेसिकली फंक्शन क्या होता है और कौन से टाइप के फंक्शन के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होगा। तो देखिए अल्फा मैंने वी पे कनेक्ट कर दिया, तो अल्फा का जो है, जब आप एक्स को अल्फा पुट करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, वी। यानी आप कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वी। अब अल्फा किसी और पे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन वी पे जरूर कोई और कनेक्ट हो सकता है, इस तरह से। अब बीटा को भी आप इमेज दे दीजिए, डेल्टा को भी आप इमेज दे दीजिए, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के एक एक्स की वैल्यू के लिए यदि 2 वाई निकलते हैं तो वो फंक्शन नहीं है। लेकिन एक वाई पे यदि बहुत सारे एक से ज्यादा एक्स आकर के कनेक्ट हो जाते हैं तो जरूर वो फंक्शन है। इस तरह से हमने क्या देखा कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये हमने समझ लिया। ग्राफिकली अगर हम बात करें, देखिए यदि आप ग्राफिकली बात करते हैं किसी फंक्शन का, अगर आपको ग्राफ देखना है तो हम क्या देखेंगे कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के। इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ एट मोस्ट वंस, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार काटता है, then it will be function, otherwise not, है ना। जैसे कोई भी ग्राफ ले लें आप, सपोज आपने एक पैराबोला ले लिया, बहुत इजी सा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। देखिए 11th का एक और बेसिक चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे ये दे रखा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब मैंने कहा कि यदि आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसको कितनी बार काटना चाहिए, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक ही बार काटना चाहिए, तो ये फंक्शन है ना। इसी तरह से देखिए हमने एक और ग्राफ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। मैंने आपको पहले भी कहा कि 11th क्लास का ये रेशियो आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, कंपाउंड एंगल, अलाइड एंगल्स, ये सब आपको आने चाहिए। तो साइन एक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए साइन एक्स वैसे तो नाम से ही पता चलता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। तो देखिए जरा साइन एक्स फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता, ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए हम कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, x1 का वैल्यू मैंने कितना ले लिया, x का वैल्यू मैंने ले लिया 45 डिग्री। तो एक x के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो आपको कितना देता है, 1/√2। तो यदि आप एक x लेते हैं, एक ही x लेते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आपको y मिलेगा, ठीक है। अब आप एंगल को चेंज करते हैं, x चेंज कर देंगे, सपोज आपने 30 डिग्री ले लिया तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग y भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक x पे जैसे आपने एंगल को 45 डिग्री लिया तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 1/√2 ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि √3/2 भी मिल रहा है, 3/4 भी मिल रहा है आपको, है ना, 5/7 भी मिल रहा है, बहुत सारे वैल्यू मिल रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो इस तरह से जो साइन एक्स है ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है।
इस तरह से हम उसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए, या आपने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया, दिस इज माइनस पाई, ये 0, ये प्लस पाई, 2 पाई, ये कितना होता है 3 पाई, और ये हो गया आपका y इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफिकली भी मैं अगर इसको देखूं तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, इसको पैरेलल टू y एक्सिस आपको ड्रॉ करना है, कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो तो ग्राफ को कितनी बार काटता है, एक ही बार काटता है ना। वेन डायग्राम से समझते हैं हम लोग, इस मैपिंग डायग्राम से समझते हैं। तो ये आपका x हो गया, ये आपका कितना हो गया y, ये आपने साइन x डिफाइन करना है। तो यहाँ पे कोई भी एंगल ले लो आप, 0 डिग्री ले लो, π/4 ले लो, ठीक है। आपने कोई और ले लिया, पाई ले लिया, 2 पाई ले लिया, माइनस पाई ले लो, π/3 ले लो, है ना। तो 0 किस पे कनेक्ट हो जाएगा, 0 पे। π/4 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू आएगी, 1/√2। पाई किस पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और π/3 पे कितना मिलेगा आपको, √3/2। तो इस तरह से आपने क्या देखा, इधर v बनना चाहिए लेकिन उधर v नहीं बन रहा है। जैसे आपने यहाँ पे पाई वैल्यू लिया तो पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 की वैल्यू आएगी। यदि आप 1x ले रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 की वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है कि देखिए साइन पाई डालने पर आपको वैल्यू कितना मिला, 0। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका जो है 1/2 के भी इक्वल हो जाए, √3/2 के भी इक्वल हो जाए, ऐसे। तो इस तरह से 1x के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 ही y मिल रहा है ना। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन एक्स, ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फंक्शन क्या है, हर एक एलिमेंट इसका कनेक्ट होना चाहिए यूनिक एलिमेंट से, यानी कुल मिलाकर के आपका इधर से v नहीं बनना चाहिए। इस केस में क्या हुआ, 1x लिया लेकिन y 2 आ गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा बन सकता है। क्लियर है। ये प्रिंस में तो देखो 3 चीजें लिख रखी है मैंने बोर्ड पे, एक तो इनवर्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन, है ना। ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, आइडेंटिटीज और जितने भी फॉर्मुलेज हैं ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस पे आपको अच्छे से काम करना है। यदि किसी भी स्टूडेंट का ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो ये समझना उसके लिए मुश्किल हो जाए। सेकंड, मैंने आपको एलिमेंट्री पार्ट थोड़ा सा समझा दिया ब्रीफ में कि फंक्शन किसको बोलते हैं। तो ये जितने भी रेशियोज होते हैं, देयर आर 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। साइन एक्स है, साइन एक्स जो है 1x पे आपको 1 ही y देगा, है ना। फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है कि यहाँ का 1x उसके लिए 1 ही इमेज होनी चाहिए, है ना। मतलब सिंपली क्या है, यदि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है तो फॉर 1 वैल्यू ऑफ x वी कैन नॉट ऑब्टेन 2 और मोर वैल्यूज ऑफ y। ये सिंपल सी भाषा में मैंने लिख दी। यदि यहाँ पे 1x है, π/4 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइन π/4 आपको 1/√2 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि साइन π/4 आपको बहुत सारी वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से ये साइन x जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसी तरह से हम बाकी के 5 रेशियोज की बात करें, कॉस है, सेक है ना, टेन है, कॉट है, इस तरह से हम बात करें, कॉसेक है, तो ये सारे भी क्या हैं, ये सब फंक्शंस है, फंक्शंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब बात आती है इस इनवर्स की। ये 2 चीज स्टडी हो गई। ट्रिग्नोमेट्री तो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, 11th क्लास का हो गया, फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब हम इसकी बात करेंगे। तो हमने क्या देखा, देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है कि यदि आपने किसी भी फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया x to y, है ना, ये कोई फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, f of x equal to y, यानी y is a function of x। then f defined from the a to b लिख दो या कैपिटल x to कैपिटल y लिख दो, where x belongs to the set x and y belongs to the set y। ठीक है, in such a way such that f is 1 1 and onto। अब इसका मतलब समझना है, 1 1 and onto फंक्शन, ये क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों चीजें समझेंगे हम लोग। 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यदि आप इस तरह से करते हैं, 1x की वैल्यू पे 2y मिलता है, y1 और y2, तो ये फंक्शन ही नहीं है, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। लेकिन y का एक ही वैल्यू है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 2x दे जा रहे हैं, x1 और x2, तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है। यानी कैसा फंक्शन हो गया ये, मैनी वन, एंड मैनी वन इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ 1 1। यानी यहाँ पे देखिए 1 1 बनने के लिए यदि 1x पे y मिल रहा है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, तो एक ही आउटपुट के लिए एक ही इनपुट होना चाहिए।
समझे आप? जैसे देखिए, ऐसे समझिए, यहां पे ले लिया y1, y2, y3, y4, यहां पे मैंने ले लिया x1, x2, x3। अब ये x3 ना y1 पे कनेक्ट हो गया, तो y1 पे 1 बनने के लिए y1 पे कोई और एलिमेंट कनेक्ट नहीं होगा, यानी x1 और x2 को कनेक्ट होने के लिए ये तीन ऑप्शन में से कोई से भी आप एक चूज कर लें, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये फंक्शन तो है ही, साथ में 1 फंक्शन है, यानी 1 to 1, है ना, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और द राइट टू लेफ्ट, है ना। समझे आप? मतलब यहां से भी अब v भी बनना चाहिए और उधर से v तो बनता ही नहीं, ये 1 है। यानी देखिए, इस sin x के बारे में बात करेंगे, इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, सपोज आपने कितना ले लिया 1/√2, है ना, 1/√2 आपने ले लिया। अच्छा, 1/√2 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा, ये आपका हो गया 1/√2। अब 1/√2 की जब इक्वल हो गया, दैट मीन्स आपने f of x कितना कंसीडर किया, sin x। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, sin x1 इज इक्वल टू sin x2 इज इक्वल टू 1/√2। तो 1 क्या बनेगा? देखिए, यदि कोई फंक्शन 1 है, तो यदि f of x1, इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के इक्वल होना चाहिए। पर हमने क्या देखा, x1 x2 के इक्वल नहीं है। x1 जब आप π/4 लेंगे तो भी वो 1/√2 देगा, और x2 आप 5π/4 लेंगे तो भी आपको कितना देगा, वो 1/√2। यहाँ देखिए, दिस एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इज π/4, और ये एंगल कितना हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कितना लेते हैं हम लोग, π - π/4, यानी हाँ नहीं 5π/4 नहीं 3π/4, है ना। तो ये कितना हो गया, 3π/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में। कैसे लिखते हैं हम लोग, यदि ये एंगल आपका थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने का तरीका कितना होता है, π - थीटा। तो π - π/4 कितना हो गया, 3π/4। तो हमने क्या देखा कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, है ना। तो sin x जो है वो 1 फंक्शन नहीं है, यानी आपका आउटपुट तो देखें, यहाँ पे कितना हो गया π/4, यहाँ कितना हो गया 3π/4, और यहाँ पे आपने कितना लिखा 1/√2। तो ये दोनों जो हैं इस पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहां से v बनता है, सो 1 नहीं है। अब sin x के बारे में देखते हैं। देखिए, sin x का डोमेन कितना होता है, r। अच्छा, r का मतलब क्या है, जैसे कोई बच्चा अगर पहली बार पढ़ रहा है, बेसिक और पुअर, थोड़ा सा ठीक, मतलब वो एक बार कंफ्यूज तो हो ही जाता है कि आप इसको एंगल के फॉर्म में होता है ना, ये तो एंगल है, तो फिर आप r कैसे लिख रहे हो, आप π/4 लिखो, 3π/4 लिखो, है ना। तो एक्चुअली हम ये जो एंगल लेते हैं ना, जब किसी के ऊपर डॉट नहीं बना होता है तो वो एंगल किस में होता है, रेडियन में, और रेडियन की जितनी भी वैल्यूज होती है वो -∞ से +∞ आप r के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है, -1 से 1। डोमेन कहाँ देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और रेंज कहाँ देखेंगे, वर्टिकल लाइन पे। तो y एक्सिस पे आपको कहां से लेकर कहां तक देता है, ये -1 से 1। अब ऑन टू फंक्शंस कौन होते हैं, ऑन टू फंक्शंस, देखिए ये तो हो गया इसका डोमेन, डोमेन हो गया, और -1 से 1 क्या हो गया इसका, कोडोमेन। हाँ, मतलब यहां जो लिखा रहता है हम कोडोमेन बोलते हैं। हमने क्या देखा कि इसका जो रेंज है, रेंज भी कितना होता है, -1 से 1, और ये कोडोमेन भी क्या है, सेम है। तो यदि किसी फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। समझे आप, है ना। तो ये क्या है, ऑन टू तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, 1 नहीं है। अब 1 एंड ऑन टू दोनों को कंबाइन करके हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जो 1 भी है एंड प्लस ऑन टू भी हो, तो इनको हम साइमल्टेनियसली क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। हाँ, बाइजेक्टिव फंक्शंस, यानी ऐसे फंक्शन जो 1 भी है, ऑन टू भी है। तो sin x के बारे में बात करें और इसका कोडोमेन में -1 से 1 ले लूं, और यही इसका रेंज है, तो व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। 1 को हम लोग एक और नाम से डिनोट करते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। खैर एनसीईआरटी में तो ये सब नहीं दे रखा है। तो इंजेक्टिव फंक्शन, और जो ऑन टू फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। और दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, ये बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन, है ना, जो 1 है, ऑन टू हो, उन्हीं का इनवर्स निकाल सकते हैं। यदि कोई फंक्शन 1 ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। कैसे, आप समझिए, यदि आपका x डिफाइंड है
कैपिटल X टू कैपिटल Y इन सच ए वे दैट f of x is equals to f of y. तो यदि fx आपका 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, then there should be a unique function g for which g of y is equals to x, है ना. मतलब क्या है यहाँ पे देखें, इसको स्टैंडर्ड लिखती हूँ. There should be an unique function g for which g of y equals to x, where g defined from y to x. यानी g क्या है, g is the f inverse, है ना. g कितना हो गया, f इनवर्स. g क्या है, इसका इनवर्स फंक्शन है. यानी देखिए सिंपली अगर हम भाषा में बात करें तो अगर कोई फंक्शन x टू y डिफाइंड है, x उसका इनपुट की तरह काम करेगा, y उसका आउटपुट की तरह काम करेगा. अब जो पहले इनपुट था उसको तो हम क्या बना दें, आउटपुट, है ना. g क्या है, देखिए डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ g, यानी f इनवर्स, है ना. एंड रेंज ऑफ f क्या हो गया, डोमेन ऑफ f इनवर्स. f इनवर्स ले लो या फिर g ले लो, है ना. और g खुद भी क्या होगा, g यानी f इनवर्स इज ऑल्सो n 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. इसलिए अगर मैंने इनवर्स का g का एक बार और इनवर्स निकाला तो वापिस किसके इक्वल हो जाएगा, f के. अच्छा है ना. तो बाइजेक्टिव बनने के लिए देखिए, बाइजेक्टिव जब कोई फंक्शन होगा तभी हम उसका क्या डिफाइन कर सकते हैं, इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर है. अच्छा, बाइजेक्टिव बनना क्यों जरूरी है, ये अब डाउट क्लियर यहाँ पे अराइज होता है कि फंक्शन को इनवर्स निकालने के लिए बाइजेक्टिव बनना क्यों जरूरी है. अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई. इनवर्स क्या है, जो पहले इनपुट था f के लिए और y क्या था, उसका आउटपुट. अब y क्या बन जाएगा, इनवर्स का इनपुट, और वो क्या बन जाएगा, इसका आउटपुट. उल्टा हो जाएगा. यानी x, y फंक्शन में जो था वो अब कैसे बिहेव करेंगे, y, x. यानी a, b if any point lies on the function then b, a should lies on the f inverse. यानी इनपुट बिकम्स आउटपुट एंड आउटपुट बिकम्स इनपुट. ये डेफिनेशन हो गई. क्लियर है. तो जितने भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये सब फंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं. किसी भी फंक्शन को इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या है, उसका 1 1 ऑन टू होना जरूरी है. अब क्यों होना जरूरी है वो देखें. यहां देखें, ये ए बी सी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यू, आपने ये कनेक्ट कर दिया. ठीक है. अच्छा, ये 1 1 है, ये 1 1 फंक्शन है. क्या ये ऑन टू है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसका कोडोमेन कौन है, बताओ जरा. कोडोमेन कौन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यू. लेकिन रेंज क्या है, हाँ, ओनली अल्फा बीटा एंड गामा, बस इतनी सी रेंज है. तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू इट्स रेंज एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ऑन टू. लेकिन फिर भी मैं जबरदस्ती इसका इनवर्स डिफाइन करूं तो जरा क्या हो जाएगा, ये पहले x था और ये y था. अब जो y था वो इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो गया. यहां पे y डाल दीजिए, यहां x डाल दीजिए, तो y टू x कौन डिफाइंड होता है, इनवर्स. तो यहां हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा u, और यहां लिख दीजिए आप ABC, है ना. अल्फा गया था B पे, बीटा B पे और गामा C पे. हमने क्या पढ़ा कि अगर ये अब ये फंक्शन ही नहीं है. क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ के 2 एलिमेंट डिस्कनेक्ट रह गए, जबकि फंक्शन ये कहते हैं कि इसका सारा एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए. तो जब भी यहां से कुछ भी आपका छूटेगा, यानी जब भी रेंज, कोडोमेन तो आपको ज्यादा दे रखा है लेकिन रेंज में एलिमेंट कम है, यानी ऑन टू फंक्शन नहीं है. ठीक है, ऑन टू फंक्शन नहीं है तो यहां से कुछ ना कुछ छूटेगा, और जब ये छूटेगा तो यही इसका इनपुट बन जाएगा, तो यहां से डिस्कनेक्ट हो जाएगा. तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन ये कहता है कि यहाँ पे लाई करने वाले हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, कोई ना कोई इमेज यहाँ पे आउटपुट में होना चाहिए. ठीक है, इसलिए ऑन टू बनना जरूरी है. अब 1 1 बनना क्यों जरूरी है, देखिए. अब सपोज अगर 1 1 नहीं है तो क्या नुकसान हो जाएगा, वो देखिए आप.
यहाँ ए बी सी और डी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई। ए को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, बी भी इस पे कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और ऐसे। अभी तो ये फंक्शन है लेकिन 1 1 नहीं है। कैसा फंक्शन है ये? मेनी वन है ना, या ऐसे लिख लो 1 1 नहीं है। अब क्या है, ये तो मैंने x टू y आपका फंक्शन डिफाइन किया। अब हम इनवर्स डिफाइन करेंगे, तो जो y था वो इधर लिख दें, जो x था वो यहां लिख दें, ये इनवर्स। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा और u, और यहां बन गया a b c d। अब देखिए अल्फा किससे कनेक्ट हो गया? a से, और अल्फा किस पे चला गया? b पे, बीटा c पे है ना, और गामा ये इसी पे बीटा पे ही है ना। तो ये कितना चला गया? देखो अल्फा जो है, अल्फा ए और बी पे कनेक्ट हो गया, बीटा किस पे कनेक्ट हो गया? सी और डी पे। तो ये अब फंक्शन ही नहीं। तो मैनी वन है तो मैनी वन इधर भी बनेगा, जब आपने फ्लिप कर दिया तो इधर भी बन जाएगा, और इधर भी बनते ही फंक्शन ही नहीं। आपने यहाँ के कोई एलिमेंट डिस्कनेक्ट छोड़ दिए तो इधर आते इधर के डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फंक्शन बनने के लिए मैंने आपको 2 टर्मिनोलॉजी यूज की, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द इनपुट शुड बी कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ आउटपुट। इसलिए यदि 1 1 ऑन टू नहीं है तो इनवर्स डिफाइन करने पर वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, है ना। तो हमने क्या सीखा? देखिए हमने सीखा पहले तो फंक्शन क्या कहलाता है, फिर 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्यों होता है, x टू y अगर आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो y टू x क्या डिफाइन होगा? इनवर्स डिफाइंड होगा। इनवर्स बनने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव यानी 1 1 ऑन टू क्यों होना जरूरी है, ये हमने जाना। क्लियर है? अब हमने क्या देखा कि ये जो 6 रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये 1 1 नहीं है, यानी ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये 1 1 नहीं था ना। अब देखो, अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पीरियोडिक होते हैं, बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। तो जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? all the periodic functions। खैर अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। ऑल द पीरियोडिक फंक्शंस आर मैनी वन, नॉट 1 1। वो 1 1 नहीं होते। और जब ये साइन x 1 1 नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, तो वहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों लिखा हुआ है ना। तो यहां तक तो हो गया ऑल द एलिमेंट्री पार्ट जस्ट बिफोर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंट्रोडक्शन, है ना। अभी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, उसके पहले की मैंने आपको डिटेल बताई है। ये सब एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसको जाने बिना आप एक्चुअल फीलिंग नहीं आएगी कि इनवर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं और क्यों निकालते हैं, कैसे आता है, कैसे यूज करते हैं, जो भी है। मतलब आप मॉडिफाइड इजी क्वेश्चन तो जो भी है जैसे रट के बना लेंगे, पर अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे लेवल के, वो नहीं बना सकते, है ना। क्लियर है? उधर का मिटा दो। क्लियर हो गया ये सारा ना? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कुछ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए 1 1 ऑन टू बना दूं, बेसिकली ये इस डोमेन के लिए तो 1 1 नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा इंटरवल ले लूं जिसके अंदर ये 1 1 और ऑन टू दोनों बनता है ना, तब तो मैं इसका इनवर्स डिफाइन कर सकती हूँ ना। आप समझे? तो अब हम क्या करेंगे, इन जितने भी 6 बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, उनको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए, पर्टिकुलर इंटरवल के लिए बाइजेक्टिव बनाएंगे, और बाइजेक्टिव बनाने के बाद उसका इनवर्स डिफाइन करेंगे। ठीक है? तो जैसे हमने साइन एक्स को जाना, वैसे ही हम और बाकी फंक्शंस के बारे में देखते हैं। साइन एक्स, ठीक है, यहां तो लिखा मैंने फंक्शन, यहां उसका डोमेन और ये उसका रेंज। ठीक है, साइन एक्स का कितना होता है? r। ये कितना होता है? -1 से 1। फिर cos x, इसका भी r होता है -1 से 1। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल यानी cosec x, एंड cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x। और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है
कि जो भी देखिए ये डिनोमिनेटर में आ गया तो डोमेन डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0, तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। और साइन एक्स कहाँ 0 होता है? पाई के इंटीजर मल्टीपल पे। तो इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, यानी डोमेन बिलोंग्स टू r, ठीक है, माइनस इसमें से इसका जो भी डोमेन है वो कितना लिख देंगे? n पाई। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं r माइनस एक्स, ठीक है, फिर x इक्वल्स टू n पाई, और n बिलोंग्स टू कौन होता है? इंटीजर। अच्छा ये कितना होगा इसका कॉसेक एक्स का? इसको लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस -1 से 1, राइट। फिर आता है सेक एक्स, सेक एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स, कितना हो जाएगा? r माइनस ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी r माइनस एक्स, x is equals to 2n plus 1 pi by 2 and n belongs to z। रेंज कितना होता है? उतना ही होता है, r माइनस -1 से 1। चलिए tan x, tan x is equals to sin x अपॉन cos x, अगेन डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा? r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, कॉस यहाँ पे 0 होता है ना इसलिए, n कौन है? इंटीजर। रेंज कितना होता है इसका? पूरा नंबर लाइन। नाउ कॉट एक्स, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, तो r माइनस n पाई, और रेंज अगेन। अब ये वापिस सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं, तो ये 1 फंक्शन नहीं, 1 फंक्शन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन हम इसको कुछ इंटरवल के लिए बाइजेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग साइन एक्स, साइन एक्स को ध्यान से देखें, ये वाला जो है दिस वन, ये कितना है? पाई बाई 2, यहां पे कितना आएगा? माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यदि मैं ये इंटरवल लेती हूं, कौन सा? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो ये हमेशा 1 बनेगा। ऑन टू तो है ही, क्योंकि रेंज -1 से 1 ही दे रहा है ना। लेकिन देखिए अब ये क्या से हो गया? कंप्लीटली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे ये एक बार मैक्सिमम लेने के बाद वापस नीचे से यानी डिक्रीज होने लगता है, तो अब एक x पे डबल y, एक y पे 2x दे देगा, 2 वैल्यू दे देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको वापस नीचे आने ही नहीं देंगे। तो अगर मैं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 लूं तो ये इसका इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। अच्छा जरूरी थोड़ा है कि मैं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 लूं, आप पाई बाई 2 से और क्या ले सकते हैं? 3 पाई बाई 2, आप इतना पोर्शन भी ले सकते हैं, दिस वन, हाँ डिक्रीजिंग वाला, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, या ये वाला कितना हो गया? 5 पाई बाई 2, आप 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, आप इधर से -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, है ना। यानी अब हम क्या बनाएंगे? टू डिफाइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन restrict the domain of all t ratios, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तक का नोट करना। सर इधर का पूरा मिटाना। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे, इस फंक्शन को लेंगे इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इनवर्स निकालेंगे, y इक्वल्स टू साइन एक्स का इनवर्स निकालेंगे, है ना। तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ फिर से बनाते हैं हम लोग, ये बनाओ, -2 पाई -पाई -3 पाई बाई 2 -पाई बाई 2 0, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2 एंड 3 पाई। ये डिफाइन।
ठीक है, ये y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। अब हम इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, x कॉमा वाई को क्या करते हैं, y कॉमा एक्स, यानी जो x एक्सिस पे हो रहा है उसको y पे ले जाइए और जो y एक्सिस पे हो रहा है उसको x पे ले जाइए, इस तरह से। यानी x देखो y पे कितना हो रहा है, -1 to 1, वही काम हम किस पे करेंगे, x पे, -1, ठीक है। पहले ये y इक्वल्स टू 1 था तो ये x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1 तो x इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब x एक्सिस पे क्या हो रहा है, 0 से पाई, है ना, तो 0 से पाई ड्रॉ करेंगे, ये पाई, फिर इधर का बना दो -पाई, उधर का और ड्रॉ कर दें आप, कितना हो गया यहां से 2 पाई, चाहे तो आप इधर का भी बना लें -2 पाई। किसका ग्राफ बनाया ये, x इक्वल्स टू साइन वाई का, ठीक है। अब सुनिए, बाइजेक्टिव बनाने के लिए, इस साइन एक्स को बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे डोमेन ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं, आप देखो, -π/2 से +π/2 ले सकते हैं, -π/2 से +π/2 दिस वन, ये इतना पोर्शन ये ले सकते हैं हम। π/2 से 3π/2 ये मस्त 1 on 2 बनेगा, इसलिए π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं, 3π/2 से 5π/2 ले सकते हैं, उधर भी आप ले सकते हैं -3π/2 से लेकर के -π/2 एंड सो ऑन। लेकिन कोई एक स्टैंडर्ड तो हमें क्या फिक्स करना पड़ेगा ना, सारे के लिए तो नहीं लेंगे ना। तो इन्होंने क्या किया, जिसने भी इसको डिफाइन किया उसने इसको एक जगह फिक्स कर दिया, कितना, -π/2 से +π/2। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट वैल्यू ब्रांच है। लेकिन जो -π/2 से +π/2 जो इन्होंने लिया, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या सिंपली आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हैं, है ना। जब आपने इसको इस तरह से लिया तो ये x इक्वल्स टू साइन वाई, यहां से कितना बन जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अब आपने जब साइन x बनाया सिर्फ इस वैल्यू के लिए, तो साइन x आपका कितना हो गया, देखिए x आपने कितना लिया, -π/2 से +π/2, 2 आपका आउटपुट कितना हो गया, -1 से 1। अब जब आप साइन इनवर्स ले रहे हैं तो जो आउटपुट था वो इनपुट बन जाएगा, और जो इनपुट था वो क्या बन गया, आपका आउटपुट। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा हो गया, अच्छा जो x होता है वो y हो जाता है, जो y होता है x हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, यदि आपका x और y जब इन्वर्टिबल हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि fx एंड f इनवर्स x। भाई आपने f इनवर्स कैसे निकाला, x को y बना के y को x बनाना ना। तो जब आप x, y जो है, x, y को आप इंटरचेंज कर देते हैं y, x, है ना, ये तो हो गया आपका f और ये हो गया आपका f इनवर्स। तो हम ये कहते हैं कि f एंड f इनवर्स आर सिमेट्रिकल, यानी मिरर इमेज, सिमेट्रिकल विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x। सिमेट्रिकल मतलब मिरर इमेज, यदि आप y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेंगे तो एज इट इज उस पर सुपर इम्पोज कर जाएगा। देखिए इस तरह से, यहां पे बनाया साइन x, ये साइन x का ग्राफ, और उधर बनाएंगे आप किसना, हाँ ये साइन इनवर्स का, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और बीच में लाइन बना दें आप, y इक्वल टू x इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इंक्लाइन 45 डिग्री, इस तरह से। कौन सी लाइन है ये, y इक्वल टू x। तो ध्यान से देखें एग्जैक्टली कैसा बनता है, जैसी शेप ऐसे बन रही है वैसी शेप यहां बन रही, एग्जैक्ट देखो वैसी शेप आ रही है ना, ये है ना। तो fx ये वाला कौन है, f, वो कौन था, f इनवर्स। तो f और f इनवर्स आर मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x, ऐसा। यानी जब मैं y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन लेती हूं तो ये जो x, y पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, y, x। एक फॉर्मूला होता है, देखो ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है लेकिन मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा और स्ट्रेट लाइन में।
स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, थोड़ा सा समझ लें। ये लाइन आपने ले ली, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये पॉइंट आपने ले लिया x1 कॉमा वाई, और इतनी डिस्टेंस पे इसका इमेज नीचे बनेगा, उतने ही एंगल पे p डैश विच इज मैंने मान लिया यहाँ पे x कॉमा वाई। तो इमेज का फॉर्मूला क्या होता है? इमेज का फॉर्मूला p डैश इज द इमेज ऑफ p। इसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2। इस पॉइंट को इसमें डाल दें, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप इस लाइन को तो ले लें x माइनस वाई विच इज y इक्वल्स टू x, और इस पॉइंट को ले लें आप a कॉमा b, और इसको एज इट इज रहने दो। जरा इमेज निकाल के देखिए, इसको लिखिए x माइनस ए अपॉन a कौन है? x का कॉफिशिएंट, वो 1 हो गया यहाँ पे। x का कॉफिशिएंट कितना है? 1। y माइनस b, b का कॉफिशिएंट कितना है? -1 -2। ये पुट कर दीजिए यहाँ, तो a माइनस b डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 2, तो ये कितना हो गया? b माइनस a। नाउ दिस इक्वल्स टू दिस, x माइनस a इज इक्वल्स टू b माइनस a, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू b। नाउ दिस इक्वल टू दिस, तो y माइनस b, ये -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस b, तो y कितना हो गया? b। तो ये इमेज कितना आ गया? जो पहले a कॉमा b था उसका y इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज कितना आ गया? x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? नहीं, ये -b से -b कट गया, a आएगा यहाँ, तो कितना हो गया? x इक्वल टू b और y इक्वल टू a। पहले कौन था और अब कौन हो गया? ba, यानी x और y आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज। और ये रिफ्लेक्शन आपने इस p पॉइंट का किस लाइन के रेस्पेक्ट में लिया? तो अगर ये पॉइंट आपका f यानी किसी फंक्शन पे लाई करता है, तो ये पॉइंट आपका किस पे लाई करेगा? f इनवर्स पे, एंड दैट्स व्हाई f एंड f इनवर्स आर द सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x। क्लियर है ना? इसलिए तो वो ग्राफ से मैंने आपको बता ही दिया। तो ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गए, ये सारे रेस्ट्रिक्टेड आपने इंटरवल ले लिए, रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो? इसको 1 1 on 2 बना रहे हो। तो अब आपने क्या लिया? -π/2 से +π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ले ली, तो -π/2 से +π/2 आपका ग्राफ क्या बनेगा? ये वाला, दिस वन, है ना? तो अगर मैं देखो इसको अलग से बनाऊं तो साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, ये -π/2, ये 0, ये +π/2, ये x और ये y। ठीक है, ये एज इट इज, ये यहाँ पे 1, ये यहाँ पे -1। इतना पोर्शन आप कट करके इधर पेस्ट कर दो, यहां से कट करिए जैसे कंप्यूटर में करते हैं ना, और इधर पेस्ट कर दीजिए। -1 पे π/2, -1 पे -π/2, 0 से 0 पास करेगा ये ऐसे। किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। किसी भी फंक्शन का इनवर्स यूनिकली डिफाइंड होता है। यदि आपको कोई भी इंटरवल नहीं गिवन है तो आप ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कंसीडर करेंगे, यानी इसका x अब डोमेन कितना हो गया? इसका ये डिफाइंड हो गया आपका साइन इनवर्स, है ना? x हो गया -1 से 1 और इसका आउटपुट हो गया -π/2 से +π/2। क्लियर है? तो ये इनवर्स जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनका इनवर्स डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमने क्या है इनको इनवर्स इन्वर्टिबल बनाया कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, और फिर उसके लिए हमने x और y को आपस में इंटरचेंज करके उसका इनवर्स डिफाइन कर दिया। ये उसका ग्राफ हो गया, ये उसका डोमेन हो गया, ये उसका आउटपुट रेंज हो गया। क्लियर? साइन इनवर्स का, साइन x का इनवर्स निकाला, अब वैसे ही नेक्स्ट किसका निकालेंगे? हाँ, सेकंड नंबर है ना, y इक्वल्स टू कॉस x। कितना होता है ये? r 2 -1 से 1। चलिए अब हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बनाइए। -1 0 1 कैसे बनता है? ऐसे। अगेन ध्यान से देखिए, पीरियोडिक फंक्शन है ये, अपनी वैल्यू बार बार रिपीट करके अपने आप को क्या बनाते हैं? मैनी वन। π/2 के ऑड मल्टीपल पे क्या हो जाता है? ये 0। ये y इक्वल्स टू कॉस x। अब क्या करेंगे? इसमें भी हम लोग इसको क्या बनाएंगे? रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए 1 1 बनाएंगे। ठीक है, ये कितना हो गया? पाई।
अब हम इसको देखिए 1 1 बना सकते हैं, 0 से लेकर पाई। क्या क्या डोमेन ले सकते हैं हम लोग? 0 to पाई। तो ये कंप्लीटली 1 1 है और रेंज भी इसका -1 से बना है। और क्या ले सकते हैं हम बताइए? 0 से पाई ले लिया, देन पाई से 2 पाई ले लें आप, उधर ले लें आप -पाई to 0 एंड सो ऑन। ऐसे बना सकते हैं ना हम, ठीक है। लेकिन हम लोग जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ये लेते हैं 0 से पाई कन्वेंशनली। अब यही ग्राफ आप कैसे बनाइए? इनवर्स निकालने के लिए जो x के कॉरेस्पॉन्डिंग था उसको y के कॉरेस्पॉन्डिंग कर दें, जो y के कॉरेस्पॉन्डिंग था उसको x के कॉरेस्पॉन्डिंग कर दें, ऐसे बनेगा ये, है ना। ये π/2, दिस इज पाई। मुझे कितना लेना है? 0 से पाई। तो 0 से पाई देखिए कौन सा ग्राफ बनेगा? दिस वन। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? x इक्वल्स टू कॉस वाई, यानी y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। तो इतना येलो वाला पोर्शन आप अलग से निकाल लें, 0 to पाई, है ना। दिस इज -1, ये आपका 1, -1 पे पाई, 1 पे 0 और 0 पे यहाँ पे π/2। दिस एंगल इज π/2। ये आपका -1, ये पाई, -1 पे पाई, ठीक है, और 0 पे 1। किसका ग्राफ हो गया ये? y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। डोमेन कितना हो गया इसका? -1 से 1 एंड रेंज कितना ले लेंगे? 0 से पाई। आया समझ में हम कैसे बनाना? नेक्स्ट y इक्वल्स टू कॉसेक x बनाएंगे पहले हम। तो कॉसेक x कितना होता है? 1/sin x, ठीक है। इसका डोमेन कितना लेते हैं हम लोग? r माइनस x, x इक्वल्स टू n पाई, और n कौन? इंटीजर। 2 रेंज कितना? r माइनस -1 to 1, यानी -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले साइन x बनाएंगे। अब क्योंकि साइन x का ही रेसिप्रोकल होता है ना, इसलिए ये हमने साइन x बनाया, ठीक है। जहां जहां पे आपका साइन 0 होता है, पाई पे टोपी पलट दो, ठीक है। जिसकी टोपी यहाँ पे उल्टी है उसको सीधा कर दो, जिसकी सीधी है वहां उल्टी कर दो। ये -पाई -2 पाई +पाई +2 पाई कैसे बनेगा ये? देखिए 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, 0 प्लस का रेसिप्रोकल +∞, पाई नेगेटिव पे -∞, +∞। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है। ये टोपी उल्टी थी, सीधी कर दी। ये सीधी है, -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, इसको पकड़ करके उल्टा कर दें, इसको फिर पकड़ करके सीधे को उल्टा कर दें, उल्टे को सीधा कर दें, ऐसे। तो ये येलो वाला ग्राफ किसका है? y इक्वल्स टू कॉसेक x का। आप ध्यान से देखो, -1 से 1 के बीच में कोई भी येलो वाला पोर्शन आपको नजर ही नहीं आएगा। अब यही ग्राफ मुझे क्या करना है? इस पे बनाना है। जो x पे था वो y बना दो, जो y था वो x बना दो। x कितना है? ये वाला। y कितना है? y कितना है? कैसे बनेगा देखो, जो आपका y था -1, ये बनाओ, ये 0 और ये 1। अब क्या करना है? ये यूं बन रहा है ना ये, तो ये अब ऐसे बनेगा। मतलब ये कितना है आपका? x बिलोंग n पाई, पाई का इंटीजर मल्टीपल पे +∞ और -∞ बन रहा है, तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन 0 होने के कारण नहीं लेंगे। ये कैसे बनेगा? यहां पे बनाइए आप पाई 2 पाई -2 पाई। अच्छा, इसके रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? इन्होंने क्या लिया? ये वाला कितना है? -π/2, ये +π/2। क्या क्या ले सकते हैं देखिए, -π/2 से +π/2, लेकिन उसमें 0 नहीं लेंगे। फिर क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है, n पाई हटाया ना तुमने, फिर π/2 से लेके क्या लेंगे? 3π/2, लेकिन उसमें कौन नहीं लेंगे? पाई नहीं लेंगे, एंड सो ऑन एसेट्रा।
तो बनाया आप, कैसे बनेगा देखिए, यहां पे आएगा पाई बाई 2, इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, है ना। ये वाला जो है इसको आप टिल्ट कर दें, ऐसे ऐसे बनाओ। एक मिनट मिटा, कैसे बनाएंगे, ऐसे, है ना, क्योंकि -1 से 1 के बीच में तो है ही नहीं, है ना। फिर इधर कैसे बनाएंगे, इस तरह से, -1 से 1 के बीच में कोई y नहीं है, इसलिए अभी कोई x नहीं आएगा, यहां पे भी ऐसे, ठीक है, क्लियर है। फिर यहां वापिस ऐसे बनेगा, पीरियोडिक तो है ही है। आपने कौन सा इंटरवल स्टैंडर्ड लेना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी है, दिस वन, हाँ, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो कौन सा वाला ले लेंगे, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, तो इधर से ये और यहां से ये। अब इसको अलग से बना देती हूं मैं, तो ये आपका +π/2, ये आपका -π/2, ये आपका 0, ठीक है, 1 π/2 पे, -1 -π/2, और 0 पे कैसे टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। कैसे बनेगा, इस तरह से, इतना वाला पोर्शन यहां से उठा ले, उतना वाला पोर्शन वहां से ले ले, कैसे बनेगा, ऐसे, टच नहीं करेगा। किसका ग्राफ है, y = cosec इनवर्स x। अब इनपुट कितना हो जाएगा, जो आउटपुट था वो इनपुट का दो, r -(-1 से 1), यानी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, टू आउटपुट कितना हो जाएगा, जो पहले इनपुट था -π/2 से +π/2, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे, 0। ये क्या कहलाएगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। बाकी बहुत सारे इंटरवल के लिए हम इसको बाइजेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इन्होंने क्या लिया, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे कॉसेक ही डिफाइंड नहीं है, तो इनवर्स कैसे ले लेंगे। क्लियर है, चलिए अब बाकी के 3 और पढ़ेंगे हम लोग, सेक इनवर्स, tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। फोर्थ देखिए, y = sec, दिस इज इक्वल टू 1/cos x, है ना। तो sec के लिए क्या लिखेंगे आप, r माइनस और मल्टीपल ऑफ π/2, एंड रेंज कितना होता है इसका, r -(-1 से 1). चलिए sec का ग्राफ बनाए, sec से पहले हम लोग cos का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये भी वैसे ही बनता है जैसे cosec x का ग्राफ बनता है ना, वही टोपी पलटने का काम करेंगे हम। cos का ग्राफ बनाएंगे, -3π/2 -π/2, ये कितना होता है, +π/2, ये 3π/2, दिस इज 5π/2, ये x का वैल्यू। अब देखिए क्या करेंगे, जहां जहां cos 0 हो रहा है वहां पे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें आप, यहां पे भी कर दें, 5π/2 पे भी, इधर भी करें और इधर भी। सिंपली जो है 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, -1 का -1, यहां से पकड़ करके आपको ये जो डाउनवर्ड है, ये जो उल्टी टोपी है, इसको सीधा करना है इस तरह से। इन वर्टिकल लाइंस पे आपको टच नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इसको पकड़िए, इस चौंच को, इस पीक को, और इसको ऐसा कर दीजिए, इसको पकड़िए, इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे इसको पकड़िए इस तरह से। येलो वाला ग्राफ किसका बनाया मैंने, y = sec x का। इनवर्स डिफाइन करने के लिए जो x एक्सिस पे हो रहा है उसको y के कॉरेस्पॉन्डिंग करिए, जो y एक्सिस पे हो रहा है उसको x के कॉरेस्पॉन्डिंग करिए, ठीक है। जो ग्राफ है y के कॉरेस्पॉन्डिंग -1 से नीचे, 1 से ऊपर है, तो ऐसे ही यहाँ पे x के कॉरेस्पॉन्डिंग -1 के लेफ्ट में होगा और 1 के राइट में, ठीक है। कैसे ग्राफ बनाएंगे, ये तो हो गया x, y पे, ये कैसे बना रखा है आपको, y के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 से इन्फिनिटी, y के कॉरेस्पॉन्डिंग। यही काम x के कॉरेस्पॉन्डिंग लेना है आपको, -π/2 से +π/2, ये π/2,
ये माइनस पाई बाई 2, ठीक है। कैसे बनेगा? ऐसे। फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 नेगेटिव में चला गया, तो ये भी कैसे बनेगा? ऐसे। अच्छा, इसका देखो, इसमें क्या क्या इंटरवल लेना है आपको, क्या क्या ले सकते हैं आप, सुनिए, है ना। 0 से लेकर के पाए, 0 से लेकर के ये वाला पाए, लेकिन आपको इसमें से कौन सा नहीं लेना? पाई बाई 2, है ना। हाँ, उस पे 0 जाता। फिर आप क्या ले सकते हैं? पाई से 2 पाई, लेकिन फिर कौन सा नहीं लेना इसमें? 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये वाला कौन सा है? प्रिंसिपल वैल्यू। तो 0 से लेकर के पाए, कहां है पाए? ये रहा, है ना। कौन सा बनेगा बताइए? ये वाला, दिस वन। हाँ, ये वाला डार्क कर दो, और उधर ये वाला। देखिए यहां पे अलग से बनाती हूं मैं। पाए 0, यहां पाई बाई 2, 1 माइनस वन पे पाए, 0 पे 1, इस तरह से, ऐसे। तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। रेंज कितनी हो जाएगी? डोमेन कितना हो जाएगा? जो रेंज था वो डोमेन का दो, है ना। 2 0 से लेकर के पाए, लेकिन क्या नहीं लेंगे आप इसमें? पाई बाई 2। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, y इक्वल्स टू tan x। tan x कितना होता है? sin x अपॉन cos x। सो tan x को कैसे डिफाइन करेंगे? r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2r। tan x का ग्राफ बनाइए। tan x बनेगा ऐसे, दिस इज माइनस पाई बाई 2, 0 प्लस पाई बाई 2। tan ऐसे बनता है, देखिए। फिर ऐसे बनाइए, ठीक है। दिस इज पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2। इधर भी ले लो, माइनस 3 पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई। अब इसको बाइजेक्टिव कितने कितने इंटरवल के में बना सकते हैं? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, पर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं लिया आपने, इसलिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। या फिर पाई बाई 2 से लेकर के क्या ले सकते हैं हम लोग? 3 पाई बाई 2। नेगेटिव वाला लेंगे तो माइनस 3 पाई बाई 2 से लेकर के माइनस पाई बाई 2। और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कैसे आएगा यहाँ पे? ओपन इंटरवल में, क्योंकि वो आपने हटा रखा है। स्टैंडर्ड यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सा कंसीडर किया इन्होंने? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको वाई एक्सिस के अलोंग बनाइए, जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग बनाइए। कैसे बनेगा? देखिए इस तरह से, पहले आपने माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, अब वही आप वाई एक्सिस के अलोंग लें। कैसे ग्राफ बनेगा? इस तरह से। फिर ऊपर और कैसे बनेगा? ऐसे। आपको कौन सा वाला लेना है? विच इज लाइंग फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का। मैं अलग से बना देती हूं, तो ये ऐसे बनेगा, दिस इज योर पाई बाई 2, दिस इज माइनस पाई बाई 2, 0, इस तरह से। सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। पहले उसका रेंज आया था, वो अब डोमेन हो जाएगा। और प्रिंसिपल आपने क्या लिया? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। क्लियर है? अब ये क्या है? हमने 5 स्टडी कर ली, एक और लास्ट बचता है, कौन सा? कॉट इनवर्स x, है ना, कॉट x एंड कॉट इनवर्स x। चलिए, y इक्वल्स टू कॉट x इज इक्वल्स टू कॉस x अपॉन साइन x। सबको पता है, सबने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में पढ़ ली। सो कॉट x r माइनस एन पाई, आउटपुट कितना? r। कॉट x का ग्राफ बनाएंगे हम।
माइनस पाई 0 पाई 2 पाई, ये सब याद होने चाहिए ग्राफ। दिस इज माइनस पाई बाई 2, ये कितना हो गया 3 पाई बाई 2। जो एक्स एक्सिस के अलोंग किया वो यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग इंटरचेंज कर दें 0 to पाई। अब आप यहां बनाएं माइनस पाई माइनस 2 पाई 0 पाई प्लस 2 पाई, कैसे बनेगा ऐसे। अब फिर इसमें देखिए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या क्या ले सकते हैं आप, 0 to पाई, ठीक है, लेकिन 0 एंड पाई ओपन में, फिर पाई टू 2 पाई, है ना, माइनस पाई टू 0। आपने पाई का इंटीजर मल्टीपल हटा रखा है ना, इसलिए ओपन में, तो 0 से पाई आप ले लें तो कितना पोर्शन आएगा 0 से पाई, दिस वन। अलग से बना लें आप, जैसे 0 पाई सो y इक्वल्स टू cot इनवर्स x, कितना हो जाएगा, रेंज कितना था r, और कितना इंटरवल लिया हमने प्रिंसिपल 0 to पाई, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरह से हमने सारे इनवर्स जो थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वो स्टडी कर लिए। क्लियर है। अब इसकी एक्सरसाइज 2, इसके एक टेबल और बना लेते हैं, और इसकी एक्सरसाइज 2.1 बनाने से पहले हम लोग ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये जितना भी, जैसे मैंने साइन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका डोमेन रेंज का टेबल बनाया था, वैसे इसका भी एक समराइज टेबल बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ बात आपको याद रखनी है कि यदि आपका पहला पॉइंट, आपने फंक्शन डिफाइन किया x टू y, दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है, तो f इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे आप, y टू x, देन g ऑफ y इज इक्वल टू x, यानी g इज इक्वल टू f इनवर्स x। और ये कैसे किया जाता है, x और y को इंटरचेंज करके, x एंड y को इंटरचेंज करके, एंड दैट्स व्हाई f एंड f इनवर्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। समराइज कर देती हूं मैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप साइन इनवर्स x लिखें तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता साइन x का होल इनवर्स। जब आप साइन इनवर्स x लिखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता। ये किसके इक्वल होता है भाई, 1/sin x। वो साइन x का इनवर्स होना है, साइन x का इनवर्स तो 1/sin x रेसिप्रोकल। ये तो इसका मतलब तो क्या है, आपने साइन x का रेसिप्रोकल ले लिया, एंड विच इज इक्वल टू cosec x। cosec x अपने आप में एक अलग फंक्शन है, साइन इनवर्स x अपने आप में एक अलग फंक्शन है। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और वो हमने क्या निकाला है, इनवर्स निकालना है, तो ये बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं होता, आप ध्यान रखें। क्लियर है। एक बार और इनवर्स निकालने पर, f का एक बार और इनवर्स निकालने पर वो वापस किसके इक्वल आ जाता है, किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिक वैल्यू, यूनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन 1 on 2 यानी क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, है ना। x के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y तो एक ही मिलेगा, लेकिन y के कॉरेस्पॉन्डिंग भी x एक ही होना चाहिए। यानी आप इधर देखेंगे तो इधर 2 नहीं होना चाहिए फंक्शन बनने के लिए, और 1 फंक्शन होने के लिए इधर भी 2 नहीं होना चाहिए, यानी इस तरह से बी शेप नहीं बननी चाहिए। यानी देखो फंक्शन यदि ऐसा होता है तो ये फंक्शन नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो ये 1 नहीं है। यदि किसी का कोडोमेन उसी की रेंज के इक्वल हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बनने के लिए रेंज किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के। क्लियर है। अब इसकी टेबल बना देते हैं हम। सर उधर का मिटाना, चलिए इसकी टेबल बनाते हैं हम। यहां तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका डोमेन, यहां उसका रेंज, और इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। अच्छा अभी तो याद हो ही गया हो, साइन इनवर्स x, ठीक है, फिर कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स,
सेक इनवर्स, चलिए ये बोलिए -1 से 1, -π/2 से +π/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, कॉस इनवर्स -1 से 1, ये कितना होता है 0 से पाई, है ना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है r, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। कॉसेक इनवर्स का बोलिए -∞ से -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r -1 से 1, और यहाँ होगा ये -π/2 से +π/2, 0 नहीं लेंगे, बहुत बढ़िया। सेकंड इनवर्स का बोलिए सेम, और यहाँ कितना लेते हैं 0 से लेकर पाई, लेकिन क्या नहीं लेंगे π/2। कॉट इनवर्स का, और ये 0 to π ओपन, ठीक है। ग्राफ भी बना लें एक बार, साइन इनवर्स x, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, देखिए -π/2, 0 +π/2, इस तरह से, ये -1, ये 1। कॉस इनवर्स का 0 से पाई, ठीक है। थर्ड नंबर tan इनवर्स -π/2, 0 +π/2, ये पूरा समराइज में लिख रही हूं, ठीक है। उसके बाद कॉसेक इनवर्स -π/2, 0 +π/2, कैसे बनेगा, ये 1 -1, इस तरह से। सेक इनवर्स 0 π/2, 1 -1। और एक और कौन सा बचा, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का ऐसे देखिए 0 π/2, है ना, ऐसे। क्लियर है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने बेसिक पढ़ा, थोड़ा सा फंक्शन का आपके बारे में बताया, फिर उसके बाद जो है 6 बेसिक जो रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक उनके बारे में, फिर उनका इनवर्स, और ये उनके बेसिक ग्राफ, उनका डोमेन, और ये उनका प्रिंसिपल वैल्यू। यदि आपको कोई भी इंटरवल फंक्शन के अंदर गिवन नहीं होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए x को y बना दें, y को x बना दें, आप क्या कर दें, उसको इंटरचेंज कर दें। क्लियर है।